Let me start recording. Yeah, it started, I think. Yeah. तो नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है? देखो, जब ये इंसान इस दुनिया में आया था और हमने रिकॉर्डिंग करना शुरू की थी लोगों की, तो हमें सबसे पहले जो पता चलता तो वो पहली तहजीब वो थी, उसका नाम था पत्थर की तहजीब या स्टोन एज। ठीक है। तो हमारे स्टोन एज के अंदर स्टोन्स थे सिर्फ। ठीक है। और उन्हीं स्टोन से जरिए आलात बनाते थे, उन्हीं स्टोन्स के जरिए से जानवरों को हंट करते थे। ठीक है। तो ये स्टोन एज से कहानी स्टार्ट हुई। ठीक है? तो इंसान बहुत ही अजीब, मतलब कुछ उसकी सिर्फ सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी वो सर्वाइवल था, कि जो नेचर से सर्वाइव कर सके। और जो उसके पास ना कोई घर था। ठीक है। घर नहीं था उसके पास। आ, बस्तियों में रहता था, मतलब बस्ती नहीं, खैमों में, खैमों टाइप की चीज, या फिर खैमे भी नहीं होते थे, कपड़ा भी नहीं था। ठीक है। तो वो अपनी प्रोटेक्शन में रहता था, हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहता था। स्टोन एज। फिर किसी ने सीख लिया पहली दफा आग लगाना, पत्थर को पत्थर से टकरा के आग लगाई। ठीक? तो ये फिर उसके बाद उन्होंने मेटल डिस्कवर कर ली। और पत्थरों के जमाने से फिर मेटालिक एज का शुरू हो गया काम। मेटालिक एज में उन्होंने मेटल से फिर इक्विपमेंट बनाए, तीर बनाए, जानवरों को शिकार किया और खाना पीना शुरू किया। जानवरों की खाल से उन्होंने लेदर बनाया, लेदर बना के उन्होंने फिर अपने लिए कपड़ा बनाया, यानी कि वो लेदर के हट्स बनाए। ठीक है। और फिर वो रहना शुरू हो गया मेटालिक एज, वो भी रही। उसके बाद उन्होंने सीखा पहली दफा कि हम जमीन से भी पौधे उगा सकते हैं। ठीक है। तो स्टोन एज के बाद मेटालिक एज आई। मेटालिक एज के बाद फिर एग्रीकल्चर एज आई, और एग्रीकल्चरल एज तकरीबन 4000 साल रही। ठीक है। और उस एग्रीकल्चरल एज का ये होता था कि लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे, जहां पर पानी होता था वहां पर तहजीब होती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर का ताल्लुक पानी के साथ, पौधों के साथ। ठीक है ना। तो जहां पर भी आप देखोगे तो जो पूरी दुनिया के जो कदीम कदीम शहर हैं वो आपको पानियों के इर्द गिर्द आबाद मिलेंगे, मिस्र जैसे है। ठीक है। रिवर नाइल के पास है। ठीक है? तो इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर के पास है। ठीक है। तो जहां पर पानी मिल गया और जहां पर अपने जानवरों को खिलाने के लिए चारा मिल गया और खुद खाने के लिए चारा मिल गया, वहां पर रहना शुरू कर दिया। तीनों चीजें पढ़ लोगे तो आपको एक समझ बन जाएगी कि क्या चल रहा है। ठीक है। ठीक है, अभी भी काम करिए। ठीक है। लेकिन अब उसके बाद एक नया दौर आ गया, जिसमें जिसका आगाज 1970-80 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, कंप्यूटर जब बना। ठीक है। Professor, I think your internet is not stable. या नाउ इट इज ओके। Yeah, now it's good. Yeah. ओके। देयर वाज प्रॉब्लम। एनीवेज, तो इसका आगाज हुआ 1970 के करीब, जब कंप्यूटर बनना शुरू हुआ। और उसको समझने के लिए रे क्रूजवेल की किताब है सिंगुलैरिटीज नियर, और पीटर डियामेंडस की किताब है अबंडेंस इज आवर फ्यूचर। ये और ये दो किताबें बहुत ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है इसका 2000 के अंदर। 2000 के अंदर आप देखते हो कि कंप्यूटर आ चुका था सब जगहों में, सब जगहों पे कंप्यूटर आ गया था तकरीबन। ठीक है। और फिर बाद में बिजनेसेस ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कंप्यूटर। अभी तक कंप्यूटर की बात करिए, टी 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 करके इंटरनेट चलता था। ठीक है। आई रिमेम्बर, टी 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 करने वाला कार्ड मिलते थे और इंटरनेट चलाते थे। और मोबाइल फोन पहला तस्वीर वाला जब मैंने सुना कि पहले तस्वीर भी आया करेगी मोबाइल फोन में, तो बड़ा हैरान हुआ कि तस्वीर भी आएगी। और आज मैं आपके सामने तस्वीर के साथ, आप अमेरिका में बैठा हूँ, आप पाकिस्तान में बैठे हो, अमीर चहल जो है वो ओहायो में बैठा हुआ है। ये नॉलेज इकोनॉमी है। ठीक है। कि अब ना तो कोई जाके फसल उगा रहा है, फसल कौन उगा रहा है? रोबोट उगाएंगे। अभी भी बहुत लेवल पर, मैथ लेवल पर जो काम हो रहा है वो रोबोट्स कर रहे हैं, मशीनें कर रही हैं। ठीक है। किसान उस तरह से मेहनत नहीं करता है जैसे पहले कभी करता था। थ्रेशर आ गए हैं। ठीक है। और कटाई के लिए चीजें आ गई हैं, और अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी आ जाएंगी, पाकिस्तान में भी चल रहा है काम, इंडिया में भी चल रहा है। ठीक है। और इसी तरह से इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमेटेड होती जा रही है।
रिपोर्ट्स के जरिए से। अमेजोन अगर आप देखो तो अमेजोन एक बहुत बड़ी एम्पायर बन गया है, सारा काम रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर। ठीक। अब का दौर जो है उसको नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ये आज के दिन तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने बिल गेट्स की किताब जब 1999 में ट्रांसलेट की थी, उसने लिखी 1999 में थी, मैंने 2006 में ट्रांसलेट की थी, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। उसमें वो ये बताता है कि गूगल अहमक अल्लामा है। गूगल अहमक अल्लामा है। लामा। अल्लामा भी है, अहमक भी है, आता इसको सारा कुछ है, मान ही नहीं अखज कर सकता। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम भी करना शुरू हो रही है। आई डोंट नो व्हाट विल बी गोइंग, होमो डेयस डीएस के नाम से कोई चीज चल रही है आजकल। ठीक है, अगर आप ये किताब पढ़ो पीटर डिमंडस की और सिंगुलैरिटी इज नियर, जो मैंने किताबें अभी जिक्र की हैं, उन किताबों का अगर आप पढ़ने की कोशिश करो तो आपको आइडिया हो जाएगा जो मैं बातें कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। तो नॉलेज इकोनॉमी में जो पैसा कमाया जाता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन देने से। मसला हुआ है, कंसल्टेंट हायर किया गया है, कंसल्टेंट आपका मसला हल कर देगा, गूगल नहीं कर सकता। ठीक है, वो कंसल्टेशन जो है, उसने कंसल्टेशन सीखने के लिए मेहनत की है, और उसका जो हल है वो सिर्फ जबान के जरिए से या ईमेल के जरिए से या किसी वर्कशॉप के जरिए से वो दे दे। दिस इज कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी, राइट। मैं यहाँ पर साइंटिस्ट के तौर पर अगर काम कर रहा हूँ या पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं पीएचडी के तौर पर मेरा काम मैं मतलब मैं लैब में काम करता हूँ। लेकिन लैब में काम करने के बाद अब ये जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि आपने SIRNA के ऊपर रिव्यू लिखना है, गूगल ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता जो मैंने ये सवाल किया कि SIRNA की मदद से ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अभी तक क्या काम हुआ है। इस सवाल का जवाब गूगल नहीं दे सकता। गूगल के पास ये पड़ा, ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम, लेकिन उससे मानी अखज करके ये समझना कि अब तक हम यहां पर पहुंच गए और आगे हम कैसे जाएंगे, ये काम गूगल नहीं कर सकता, ये हम कर सकते हैं जो नॉलेज रखते हैं। और इसकी बुनियाद पे जब ये काम हम करेंगे तो इसकी बुनियाद पे बहुत सारे साइंटिस्ट्स को ये पता चलेगा कि अब ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करने। अब एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना किसने, एक्सपेरिमेंट डिजाइन गूगल नहीं कर सकता, वो आपने करना। ठीक है, तो वो नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर लेबर चाहिए हमें, वो लेबर खुद पीएचडी करने के लिए आएगी। आप इधर आ जाओगे, आपको वो साइंसदान पहले से पढ़ा होगा, वो आपको कहेगा कि भाई ये आइडिया है, ये आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आप जाएं एक्सपेरिमेंट्स करें। और कुछ अब अच्छी जो इंडस्ट्रियल लैब्स हैं उसके अंदर भी रोबोट्स हैं जो काम करते हैं, पाइपटिंग करते हैं जो। ठीक है, तो इस इज कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी, कि जहां पर ज्यादा काम यही है जो मैं और आप कर रहे हैं इस वक्त, ये गूगल नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक प्रोफेसर है हमारे, अब का जो काम रह गया, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, अब इंफॉर्मेशन से मानी निकालने का जो काम है, इंफॉर्मेशन से कोई खास मानी निकालने का जो काम है, वो जो कर रहा है वो आगे तरक्की करेगा। अब डॉक्टर जो है, ठीक है, डॉक्टर टेलीविजन भी करता है अभी। डॉक्टर को डॉक्टर, अब देखो आप गूगल देखो, कोई भी डिजीज उठाओ उसके सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। लेकिन आप गूगल से अपना डायग्नोसिस नहीं करवा सकते, आपको बंदे के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको एनालिसिस करेगा, वो मानी अखज करेगा और मानी अखज करके आपको मानी मतलब बताएगा। गॉट इट। सो अभी जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से होती है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी कि नॉलेज शेयरिंग जो है, दैट इज द इकोनॉमी, जहां पर ज्यादातर बल्क, अगर आप देखो तो इस वक्त आईटी इंडस्ट्री यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बाद, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे आ गई है। आज से सिर्फ 20 साल के पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टॉप नंबर पे थी और सेकंड नंबर पे आईटी थी। अब शिफ्ट हो गया, आईटी ऊपर चली गई है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे आ गई। ठीक है, और हम फार्मासिस्ट ये सोचते हैं कि ठीक करांगे कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया का दूसरा बड़ा बिजनेस है, बंदा नहीं है हमारे पास काबिल, बाकी बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब नॉलेज इकोनॉमी में रह रहे हैं, ये है नॉलेज इकोनॉमी, जहां पर नॉलेज की बुनियाद पर पैसा कमाया जाता है, जहां पर आप किसी के लिए आसानी पैदा करके पैसा कमाते हैं।
अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मसले 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 मसले, उन मसलों को हल करने के लिए किसी कंसल्टेंट की जरूरत है जो उस मसले से गुजरा हुआ है। वो कंसल्टेंट ने इतनी मेहनत करके वो सारा कुछ किया हुआ है, तो वो, अब अगर आप किसी इंडस्ट्री में भी जाओगे, इंडस्ट्री वालों ने भी कंसल्टेंट हायर किए होते हैं। अब इंडस्ट्री वाले ने 10 करोड़ रुपया लगा लिया हुआ है एक जगह पर, ठीक है, और उसका बिजनेस चल नहीं रहा। एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई देखो तुम ये गलतियां कर रहे हो, सिर्फ उसने ये बताना है ये गलतियां कर रहे हो, ये गलतियां छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारी ये गलतियां पॉइंट आउट करने के 50 लाख रुपया लूंगा। कहेगा जी ले ले। आप 10 करोड़ रुपए से आपका जो बिजनेस है वो 1 अरब रुपए में पहुंच जाएगा। मुझे बताओ, वो 10 करोड़ का जो बिजनेस है 1 अरब पे पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करेगा कि नहीं? है राना जमील? यस सर। वो 50 लाख तो फिर जाहिर सी बात है, उसकी कोई अहमियत नहीं है जितना बिजनेस आपको मिल रहा है। तो कंसल्टेंट का काम है। यस सर। आप कंसल्टेंसी, अब कंसल्टेंसी का दौर आ रहा है। कंसल्टेंसी वही कर सकेगा, आप देखते हो ना, डॉक्टर के साथ लिखा था कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, लेकिन हम ऐसे गौर ही। नहीं करते, गौर नहीं करते। उसने सिर्फ ये क्या करना था, वो सिर्फ आके बता देता है कि ये मसला है भाई, ये ठीक कर लो ऐसे। लेकिन वो मसले की तशखीस तक पहुंचने के लिए उसने जो मेहनत की है वो उसके पैसे ले रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी, ओके, वेयर नॉलेज यस। इज प्रोड्यूसिंग मनी। और पढ़े लिखे लोग बहुत एडवांटेज में हैं, और वो लोग जो आईटी को समझ जाते हैं इस वक्त में, वो बहुत एडवांटेज में हैं। और वो जो किताबें मैंने अभी बताई हैं, ठीक है, ये किताबें पढ़ना, जो पढ़ लेते हैं उनको समझ आ जाएगी दुनिया की थोड़ी सी, वो आज किस दुनिया में बैठे हुए हैं। लिंच पिन उठाओ, अमेजोन का मॉडल देखो, अमेजोन कैसे बना, ठीक है। लिंच पिन में बहुत खूबसूरत बातें की हुई है, बहुत खूबसूरत किताब लिखी हुई है सेथ गॉर्डन ने। और रे क्रूजल ने जो सिंगुलैरिटीज नियर लिखी है, और पीटर डियामेंडस ने जो अबंडेंस लिखी है। और इसके अलावा और कौन सी किताब है? हाँ, एक और डॉक्यूमेंट्री भी है, सेंचुरी ऑफ द सेल्फ, सेंचुरी ऑफ द सेल्फ, 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी के ऊपर। वो बिजनेस को सारे को समझा रही है कि बिजनेस कैसे चल रहा है, ठीक है। हाँ भैया, करो, पढ़ो, खेलो कूदो, यशी करो, पढ़ो, ठीक है। थैंक यू पाकिस्तान सो मच। पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर। कोई सवाल है तो, कोई नॉलेज इकोनॉमी समझ आ गई कि ये यस सर। यस। अमरदीप चहल समझ आ गया है तुम्हारा प्रोफेसर क्या करता है? Yeah. अच्छा, वो प्रोफेसर कैसे बन गया है? So nowadays you are teaching in Chapman University or in I am not Pakistan only? teaching. I am not teaching, but I am a teacher by default. I Okay. am I am a PhD student here. Uh, but PhD student होते हुए भी मैंने कोई 15-16 स्टूडेंट्स जो है वो पकड़ लिए, क्योंकि वो कहता है ना, वंस रिच इज ऑलवेज रिच, राइट। Yeah. जब एक बंदा जो अमीर हो जाए तो, और उसको जीरो पे कर दो तो दोबारा से अमीर हो जाएगा, क्योंकि उसको असूल आते हैं, राइट। तो मैं पाकिस्तान यस में सर। पढ़ाता था, वो पढ़ाने वाले जरासीम अभी भी मौजूद है यहाँ पर। स्टूडेंट्स भी जरासीम मौजूद है। स्टूडेंट्स भी मिल गए, बस फिर स्टूडेंट को पकड़ लिया, उसे बस पूछा, हाँ भी क्या हाल है तेरा, किधर रहता है, बात फिर कहानी शुरू हो जाती है, तो स्टूडेंट बन जाता है। मुझे कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता स्टूडेंट बनाने के लिए, वो खुद ही बन जाता है, सही है सर। माशा। ठीक है। हाँ, लेकिन शौक है। अब ये एक चीज है जिसमें मैंने महारत हासिल की है, कोशिश कर रहा हूँ और हासिल करूँ। आता भी कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ सीखूं। तो ये है Sir, you are नॉलेज। sir, Professor, you are talking about the review article. What is difference between review article and research paper or like any research thesis? अब गूगल। गल वध जाएगी 5 गूगल। Okay, no problem. Like in next session we can talk about this. I have already discussed that। मैंने इस सवाल का जवाब अपने YouTube चैनल पे पहले से दिया हुआ है। Okay. साइंटिफिक आर्टिकल के ऊपर एक आगाज किया था, आप उस YouTube पे जो है जाके देख लो, तो आपको पता Okay. चल जाएगा रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल में क्या फर्क होता है। लेकिन वो जरूर देखो प्लीज, आधे घंटे की नहीं, 20 मिनट की वीडियो है। यूट्यूब चैनल पे मोहम्मद इमरान साजिद लिखो, और हाउ टू राइट अ साइंटिफिक आर्टिकल, पहली जो चीज है उसमें आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। स्कोपस क्या होता है, प्राइमरी लिटरेचर क्या होता है, सेकेंडरी लिटरेचर क्या होता है, टर्सरी लिटरेचर क्या होता है, ये सारी चीजें। और ये इंफॉर्मेशन इकोनॉमी के अंदर या नॉलेज इकोनॉमी के अंदर इन चीजों का पता होना आज के दौर में बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके राना जमील, तुम्हारी पर्सनल स्टेटमेंट रह गई बीच में। यस सर। तो कोई बात नहीं, हम पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर
कल और परसों मैं काफी बिजी हूँ, मंडे को मैं अवेलेबल होऊंगा, मंडे को आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो मैं उसमें अगेन सिर्फ एक छोटी सी मोटी सी बात बता दूं, वो बातें जो सारे करते हैं वो बातें करना छोड़ दो, ठीक है? मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, भाई नहीं, मैं हमें नहीं चाहिए ऐसा बंदा, राइट? आपने अभी तक क्या किया है, आपने अभी तक क्या किया है? और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी तक अब जो मुझे कहानी सुनाई है ना जितनी तुमने, इस कहानी को अंग्रेजी में सिर्फ लफ्ज देने हैं और बाद में बताने कि अमेरिका आने के बाद मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा अगर मुझे अमेरिका के 6 महीने मिल जाते हैं। वो क्लैरिटी के साथ उनको बताओ कि मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। सो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। I can win Nobel Prize. It's okay. You can win Nobel Prize. I know you can win Nobel Prize, but I am not interested in winning Nobel Prize. I want a person who is genuine, who was born like a normal person, who was raised, who was from Borewala, who didn't know anything, but then he met some good people in his life who shaped his way of thinking, and now. Uh, and then he searched a lot about the education system in America, and he understood that system, and now he feels or he thinks on this basis of this agenda, this point, that if he gets this opportunity he can become more resourceful for the society. सर एक सवाल है मेरा। जी। असल में जो ये हाँ। यूग्रेड ग्लोबल के लिए जो उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट मांगी हुई ना, हम्म। एक तो ये कि वो बाउंड है, 250 वर्ड्स मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। ये स्किल लैब, ये 250 दूसरी लफ्जों बात में 250 लफ्जों में सर ये ये सारी है, कहानी जो मैंने बोली है ये तुमने किस तरह से बयान करनी है, ये स्किल है जो मैं दूसरी सिखाऊंगा बात सर इंशाल्लाह। हाँ। दूसरी बात सर उन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। वो कहते हैं कि 4 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं इन 250 वर्ड्स में। पहला सवाल था उनका कि पर्सनल इंटरेस्ट क्या है आपके और पर्सनैलिटी क्या है, यानी कि आपने एक ऐसी बात लिखनी है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे। दूसरा, आप जो प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके। तीसरा ये, क्योंकि अब वो ग्लोबल प्रोग्राम की जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उन्होंने ना एक फील्ड ऑफ स्टडी जो आप यूएसए में जाके कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जाके पढ़ना चाहते हैं, वो आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके गोल्स क्या हैं आपके, फिर आप यूएसए में क्यों उसको परस्यू करना चाहते हैं, और फिर आपको फायदा क्या होगा। तो इन चारों सवालों के जवाब देते देते पहले मैंने 700 लफ्जों का ड्राफ्ट लिखा था, तो मैं उसको मैं कंफाइन आपके करते साथ करते एक पूरी नशिस्त करूंगा, आपको 715,000 लफ्ज भी हो और उसको सिर्फ 250 लफ्ज बनाने हो तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है? मेरे पास एक स्टोरी है उसके लिए, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है। अब आई डोंट नो, मतलब मैं सिर्फ अब रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा आपके साथ, वैसे 5 ज्यादा मिनट में वो सिर्फ स्टोरी अब आ गई है जेन में, तो मैंने कहा वो मैं सिखा देता हूँ। तो मैं